अब हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आने वाली, यानी कि चर्चा के लिए एक ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जिनका राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत लंबा अनुभव है। वो जिन्हें खुद देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना बेटा कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख माननीय कमलनाथ जी, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सीबीओ सर को। सीबीओ सर अभय ओझा सर जी प्लीज मंच पर आइए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर प्लीज आप भर मंच पर पधारिए। और पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का स्वागत पुष्पगुच्छ को भेंट कर। तो खास लोगों का स्वागत खास अंदाज से होना चाहिए। और इस स्वागत के बाद बहुत जल्दी हम इस पैनल की शुरुआत भी करेंगे, चर्चा करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ से। क्या कुछ पक्ष हैं कांग्रेस की ओर से, वो भी जानने की कोशिश इस मंच से हमारी होगी। और इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मेरे सहयोगी आसिफ शेख को, इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर को। सर, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद प्रेरणा। और जी मीडिया के इस मंच पर मैं बहुत स्वागत करता हूं कमलनाथ जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राजनीति का एक लंबा अनुभव, जीता जागता हमारे सामने बैठे हैं, एक जीता जागता उदाहरण। सर, पहला सवाल तो आपसे जो हाँ जी, सर मैं ले लेता हूं पहला सवाल। बिल्कुल। कमलनाथ जी, कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा की जरूरत क्यों है? क्या ये कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम करेगी? जरूरत की बात नहीं है। आज हर व्यक्ति को सच्चाई समझाना। कोई ऐसी पार्टी है देश में जो ऐसी यात्रा निकाल सकती है? कांग्रेस ही एक दल है जिसके देश के 4.5 लाख गांव में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक पूजा का स्थल, एक फूल का पेड़, फूल की झाड़, और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता। तो ये आज कोई और दल निकाल सकती है? कांग्रेस की पूरी देश भर में ये जो यात्रा 350 किलोमीटर की राहुल जी निकाल रहे हैं, ये है कि आज जो हमारे सामने खतरा है, हमारे देश की संस्कृति का खतरा है, हमारे देश के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान का खतरा है। आज पूरा देश इससे परिचित होए, ये बहुत आवश्यक है। सर, एक सवाल ये भी उठता है फिर कि 2014 से सरकार बदली केंद्र में, तो ये संवैधानिक संकट, ये जो एकता अखंडता पर जो संकट, ये 8 साल बाद अब लग रहा है कि नहीं, अब यात्रा निकालनी ही पड़ेगी। 8 साल बाद 8 साल बाद नहीं, ये सब बातें तो अभी पिछले 1 साल में उभर के आई हैं। ये जो हमला हो रहा है हमारे देश की संस्कृति पर, जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ते जोड़ने की, हर समाज को जोड़ने की, ये जो हमारे देश की संस्कृति है जिससे अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये तो पिछले 1-2 साल में ही शुरू किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नौजवानों के बारे में कुछ कहने लायक नहीं है, इनको किसानों के बारे में कुछ कहने लायक नहीं है, इनको छोटे व्यापारियों को कहने लायक बात नहीं है। इनकी बात करें ना, नौजवानों की बेरोजगारी की बात करें, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो आज खाद और बीज के लिए तड़प रहा है किसान, आज जो लहसुन का भाव है, 1.5 रुपये लहसुन का भाव है, 4 रुपये प्याज का भाव है, इसके बारे में तो कुछ चर्चा होती नहीं। तो इसीलिए आज ये आवश्यकता पड़ी है। मध्य प्रदेश की बात करें, आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली नगर निगम अपने नाम कर लिया, तो क्या ये मध्य प्रदेश में कोई तीसरे मोर्चे की आहट है? क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस एक चुनौती के रूप में देखती है? मैं मानता हूं कि अपने मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं। 5 साल पहले और आज में बहुत अंतर है, 10 साल पहले और आज में बहुत अंतर है। मैंने अपना पहला चुनाव 79 में लड़ा था, 7वीं लोकसभा के लिए। कितना अंतर है देश में, सोच में कितना अंतर है, दृष्टिकोण में कितना अंतर है, नज़रिए में कितना अंतर है,
आशाओं में कितना अंतर है। और आज जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। तो आम आदमी पार्टी की पहचान भी हो जाएगी, सब पहचान लेंगे वो किस रूप में आए हैं और क्यों आए हैं। सर, अभी जब यात्रा की बात चली, भारत जोड़ो यात्रा की, आपने बताया बहुत ज़रूरी है देश की एकता, अखंडता, यानी सबसे पहले देश। तो फिर निकाय का हवाला देते हुए आप यात्रा में नहीं गए? बीजेपी ने कहा इतनी इंपॉर्टेंट यात्रा है तो कमलनाथ जी वहाँ क्यों नहीं? मैं जा रहा हूँ, जब मध्य प्रदेश में होगी मैं बैठ के कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, अन्य राज्यों से मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। उनको मौका मिलना चाहिए जो स्थानीय है। ये शोबाजी के लिए मैं नहीं जा रहा। मैं जो मध्य प्रदेश में यात्रा होगी मैं उसके सर्वे में निकलूँगा, तब के साथ रहूँगा, पर ये यात्रा सफल हुए। और ऐसी बड़ी यात्रा कभी देश के इतिहास में नहीं हुई। ये जो दिख रहा है, ये आपका चैनल, सब चैनल दिखा रहे हैं, स्थानीय चैनल दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा कहीं इतिहास में नहीं हुई। 3570 किलोमीटर, 150 दिन, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये यात्रा का जो बताया गया। इसमें अभी अभी विश्वास सारंग जी हमारे साथ बैठे थे कुछ देर पहले, मंत्री जी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी पदयात्रा है जिसमें राहुल गांधी 40,000 रुपये की टी शर्ट पहन के चलेंगे, करोड़ों के कंटेनर तैयार किए गए हैं जिसमें पदयात्री चलेंगे। नाम पदयात्रा का है और खर्चा बहुत हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया। अब ये कही क्या ये नौजवानों की बात करी? क्या उन्होंने किसानों की बात करी? राहुल गांधी की टी शर्ट, ये मोदी जी के कपड़ों की तो बात करें। ये तो आप खुद ही पूरे देश ने देखा है, जो 3 दफ़े अपने दिन में कपड़े बदलते हैं, उनकी क्यों नहीं बात करते? तो ये आज इनको बोलने लायक कुछ नहीं है। प्रश्न ये है कि आप अपनी सफाई दीजिए, 18 साल की सफाई दीजिए, 18 साल का हिसाब दीजिए। आज ये आप ध्यान क्यों मोड़ना चाहते हैं एक टी शर्ट के बारे में कि इसने, राहुल गांधी ने ऐसी टी शर्ट पहन ली, उन्होंने ऐसा जूता पहन लिया? ये क्यों नहीं कहते कि इतनी हजारों की संख्या में लोग उनके साथ हैं? कई बार सर आटा गीला हो जाता है गरीबी में, लोग कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले वीडी शर्मा साहब बैठे हुए थे, जो कि कांग्रेस के भी मित्र हैं। उन्होंने आपत्ति उठाई, तो मैंने कहा कि आपके मुखिया आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इन सवालों का। तो उन्होंने कहा कि जिस नेता का आटा गीला हो जाए फिर उससे क्या विकास, मतलब उम्मीद करें कि कितना लीटर विकास होगा? तो फिर वो आटे वाली बात भी आ गई सर। तो ये जबान फिसल जाती है या इसका तिल का ताड़ बन जाता है? देखिए, बीडी शर्मा को अभी बहुत कुछ सीखना है और वो चाहे मैं उन्हें सिखा दूं। कमलनाथ जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के पहले पार्टी की रीति और नीतियों पे कई सवाल उठा गए। इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने नीति पर कोई सवाल नहीं उठाए, वो उस नीति से जुड़े रहे। जो सवाल उन्होंने उठाए संगठन के विषय में उठाए। ठीक है, ये उनकी सोच थी और उनको भी अपनी जम्मू कश्मीर की राजनीति देखनी है। जो जम्मू और कश्मीर की राजनीति के लिए उचित है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मध्य प्रदेश के लिए उचित है या केरल के लिए उचित है। गुलाम नबी साहब, ठीक है सर, चले गए, हर नेता चले जाते हैं, एमपी में भी कई लोग चले गए थे, लेकिन जाते जाते वो कह गए कि पीए फैसला करते हैं, गार्ड फैसला करते हैं। तो स्थिति इस हद तक आ गई है क्या सर कि बड़े नेताओं को अब अलग, क्योंकि आप भी इतने सीनियर लीडर हैं, कभी आप G23 का हिस्सा नहीं रहे सर, कभी आप उस खेमे में नहीं रहे। उनकी नाराजगी वो इस वजह से थी क्या कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी या फैसले इस स्तर पर हो रहे थे जो उन्हें खटका इतने सीनियर नेता होने के नाते? देखिए, जो चाहे कि उसकी सुनवाई होए, उनकी सुनवाई, उनकी बहुत सारी मीटिंग राहुल गांधी जी से हुई, पर अगर वो चाहे जो मैं कहता हूं उसके अनुसार। अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती, सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे स्पोर्ट्स टीचर्स के खाली पद। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर मांगे आवेदन। जबलपुर में यूरिया घोटाले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त अधिकारियों को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कहा किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए कोई भी दोषी। राजगढ़ में सरकारी चावल की कालाबाजारी का पर्दाफाश, प्रशासन ने राजस्थान से जब्त किया मध्य प्रदेश का 1500 क्विंटल राशन। 3 अलग अलग जगहों पर मारा गया छापा।
छत्तीसगढ़ में सरकार शुरू करेगी गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। कांग्रेस ने सीएम बघेल को बताया सबसे बड़ा गौ सेवक, तो बीजेपी बोली महज घोषणा कर रही सरकार, योजना लागू करने के लिए नहीं है बजट। छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत के बयान से भड़की कांग्रेस, आरोपों को बताया सफेद झूठ, तो बीजेपी अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी बोली सच का पता लगाना सरकार का काम। प्रस्तुतकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश। किसान के साथ अन्याय, और हम अपने 15 महीनों का हिसाब देंगे जनता को। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और 15 महीनों में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया, ये जनता गवाह है। तो हम तो इन मुद्दों पर जाएंगे। बीजेपी ने तो जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है, जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था पंचायत से लेकर मंत्रालय तक जो बनाई है, ये क्या कोई छिपी है? इसके कितने लोग शिकार हुए हैं? भर्ती के लिए, प्रमोशन के लिए, पोस्टिंग के लिए, और ठेकों में उधार ले रहे हैं कि ठेके दे दिए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएं और उसके एडवांस से इनको कमीशन मिल जाए। ये इतना इन्होंने कर्ज ले लिया है, कर्ज में मध्य प्रदेश को डुबा दिया क्योंकि इनको ठेके देने हैं। और ये कैसे होता है मैं तो जानता हूँ। ठेका देते हैं, एडवांस होता है, एडवांस में अपनी कमीशन आ जाती है, और वो ठेका 5-10 साल में कंप्लीट होए कंप्लीट ना होए वो अलग बात है। सर 4 तारीख को एक दिल्ली में बड़ी रैली हुई थी महंगाई के खिलाफ। महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं सर, वो दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जब सरकार से पूछे तो सरकार कहते हैं कोविड के बाद अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कैसे कम होगी सर महंगाई? ये तो साल भर से कह रहे हैं महंगाई ठीक हो जाएगी। महंगाई ठीक तो हो नहीं रही, दाम बढ़ते जा रहे हैं, और हमें कोई जनता को समझानी है ये बात। आज जो उनके थाली में था, आज क्या वो वही है? महंगाई को आज क्या हमें जनता को समझाने की आवश्यकता है? और ये कहते जाएंगे आखिरी तक महंगाई कंट्रोल में आ रही है, कंट्रोल में आ रही है। कौन सी कंट्रोल में आ रही है? नगरीय निकाय चुनाव हुए सर, पिछली बार तो 16 के 16 बीजेपी ले गई थी। इस बार कांग्रेस को सफलता जरूर मिली है, लेकिन क्या इस सफलता से आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि मेहनत तो खूब हुई थी, उस हिसाब से नतीजे और बेहतर आ सकते थे, खासतौर पे जैसे पहले फेज में वोटिंग बहुत कम रही थी? 16 में से हम 5 जीते, 2 500 वोट से, पोस्टल बैलेट की हेरा फेरी से ये जीते। हम तो 0 पर थे, 0 पर थे। हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुँचे, ये प्रश्न है। और कहाँ हम पहुँचेंगे, ये हमारा मोमेंटम इसमें कैसे बिल्डअप होगा, ये है। और हमारे पंचायत चुनाव में जनपद के, जिला परिषद के, नगर पालिका, नगर परिषद में इन्होंने जिस तरह पैसे का उपयोग किया खरीदने का, खरीद लो। अगर आपके साथ जनता होती, आपको पुलिस, पैसा, प्रशासन की आवश्यकता क्यों है? सर जब कार्यकर्ताओं से बात होती है आपकी, तो बीच में 2 ऐसे मौके थे जब आपकी नाराजगी भी सामने आई। एक आपने कहा कि आपसे बेहतर तो बाल कांग्रेसी काम करते हैं, वो बाल कांग्रेसियों की तारीफ थी और अपने कार्यकर्ताओं को झिड़क भी थी। आपने कई मौक़ों पर यह भी कहा कि कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है, तो कार्यकर्ता उस रफ्तार से, उतनी शिद्दत, उतनी संजीदगी से नहीं जुट रहा है जितना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चाहते हैं? नहीं, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ता भी जानते हैं कि आज जो जनता की क्या सोच है। आज हमारे कार्यकर्ता जनता से जुड़े हैं, और मुझे कोई शक नहीं, ये जो इनका जोश है, ये उनका उत्साह है, ये बढ़ता ही जाएगा। हमें आज अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये सही है, हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है, तो हम भी अपना संगठन बना रहे हैं, हमारा संगठन भी हम मजबूत कर रहे हैं। 2020 में एक बड़ा धड़ा कांग्रेस का चला गया बीजेपी में। उसके बाद एक बयान बहुत आया कि अब शुद्ध कांग्रेसी बचे हैं, अब वो हैं जो तन से, मन से, धन से सबसे कांग्रेसी हैं।
उसके बाद भी सर वो सिलसिला चल ही रहा है। कांग्रेस जलते जलते रबड़ी हो गई है सर, और उसमें भी अब सुनने में ये आ रहा है रबड़ी तो और बढ़िया होनी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए थी। अब बीजेपी बार बार ये कहती है कि इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, इतने संपर्क में है, तो अभी और शुद्ध होगी सर, थोड़ा और फिल्टर होगी अभी। मैं क्या ये बताऊं कि कितने बीजेपी के विधायक मेरे आप संपर्क में बताइए हैं? सर, मैं तो चाह ये सर। ये हमेशा चलता है, ये हमेशा चलता है। मैं मुख्यमंत्री था, सौदा हुआ, मेरे पास तो एक विधायक आए, कहते उसने कहा इतना पैसा मुझे मिला है, तो मैंने कहा मौज करो। ये 1.5 महीने पहले की बात है, उससे मैंने कहा मौज करो। मैंने सोचा ये ऐसे ही कह रहा है, तो मैंने कहा ये पैसा तुमने रखा कहाँ है? वो मुझे कहता है कि इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरे लिए जमा कर सकते हैं। तो ये सौदे से, मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाने वाला था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने कहा मैं सौदा नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सर प्रदेश के कार्यकर्ता तक, दूर दूर के कार्यकर्ता तक भी आपकी सीधी पहुंच है, लेकिन कार्यकर्ता के मन में एक सवाल जरूर उठा होगा जो पता नहीं उसने हिम्मत करके पूछा होगा कि नहीं। उनके बिहाफ पर मैं पूछ लेता हूं सर। सरकार के वक्त में कार्यकर्ताओं को एक भरोसा जगाया तमाम मंत्रियों ने उस वक्त कि कमलनाथ मैनेजमेंट के गुरु हैं, संभाल लेंगे सब। तो ऐसी क्या स्थितियां बिगड़ी थी कि वो संभल नहीं पाया उस वक्त? मैंने तो कहा जो सौदा कर लिया, मैं सौदा करने को तैयार नहीं था, ये अंतर था। और मैनेजमेंट की बात नहीं है, मैं तो आज भी कहता हूं सब स्वतंत्र हैं। अगर आप जाते हैं तो आप जाते हैं, ये बीजेपी को देखना है वो किन को लेंगे, और ये हमें देखना है हम कौन से बीजेपी वाले लेंगे, हमें तो आवश्यकता नहीं है। तो सर सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं या वाकई बीजेपी के कुछ विधायक आपके संपर्क में है सर? मैं कहने के लिए कुछ नहीं कहता, कहने के लिए कुछ नहीं कहता, जो मैं कहता हूं बड़ी गंभीरता से कहता हूं। बीजेपी तो ये भी कहती है कि ये शुरुआत आपने की थी, वो शुरुआत में जब शरद कोल, नारायण त्रिपाठी वो क्रॉस वोटिंग हुई थी, तो बोला वो आपने शुरू किया, उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। कौन सी एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, नारायण त्रिपाठी की वोट से कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं था, तो हमने कौन सी शुरुआत करी थी? नारायण त्रिपाठी अगर दुखी होकर उनसे एक वोट एक दिन एक विषय पर वोट कर दे तो कौन से सौदे की बात थी? मैं तो नारायण त्रिपाठी से पता नहीं कितने लंबे समय से मिला भी नहीं हूँ। सर आपका इतना तजुर्बा है, आजकल विधायक अपनी विधानसभा में या राजधानी में कम, दूसरे प्रदेशों के रिसोर्ट में ज़्यादा रहते हैं आजकल। वो बड़ी रिसोर्ट पॉलिटिक्स पॉपुलर हो गई है आजकल। तो ये बदलती राजनीति को कैसे देख रहे हैं सर आप? और रिसोर्ट पॉलिटिक्स ये एक तरफा भी नहीं है सर, दोनों तरफ से दिख रहा है अब तो। रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू किसने करी? इसका उपयोग अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था बीजेपी ने, और ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स की विधायकों को दबाओ, विधायकों को खरीदो, इन्होंने हर प्रदेश में प्रयास किया, हर प्रदेश में इन्होंने प्रयास किया। अगर जनता इनके साथ है, इसकी आवश्यकता क्यों है? रिजॉर्ट में ये सब ले गए, ये तो झारखंड वालों को भी ले जा रहे थे, ये सब जगह लोग पैसों के साथ भी पकड़े गए, कलकत्ते में पकड़े गए। तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो बीजेपी ने शुरू करी है। इसके अलावा कमलनाथ जी, कांग्रेस जो है हमेशा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाती रही है। केंद्रीय एजेंसी जो है, सेंट्रल एजेंसीज है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कहने की आवश्यकता है, ये आज जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी सीबीआई पहुँच जाती है। जैसे कि उनका पहला कदम ईडी सीबीआई से शुरू होता है। देख लीजिए जहाँ जहाँ चुनाव हुए, ये तो सब अखबारों ने छापा है। तो ये सेंट्रल एजेंसीज का डर प्लस लोभ लालच जो आप आरोप लगाते हैं, ये डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है क्या किसी विधायक के लिए कि सत्तारूढ़ की तरफ चल पड़ो, वो चाहे यहाँ के हो चाहे वहाँ के? मैंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के मतदाता प्रदेश की तस्वीर देख के सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश के मतदाता किसी से डरने वाले नहीं हैं, ये मेरा विश्वास है। और मध्य प्रदेश के मतदाताओं से मेरा 42 साल से ज़्यादा अनुभव है। सबसे ज़्यादा चुनाव मैंने लड़े हैं, मैंने जीते हैं, और सबसे ज़्यादा चुनाव मैंने लड़वाए हैं अन्य प्रदेशों में। तो मैं जानता हूं कि क्या मतदाताओं की आंखों से पहचान हो जाती है मुझे। जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में शुरू में कहा था कि लंबे इतिहास का जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है,
तो ये जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में, आप तो एक मिसाल हैं और उन्हीं की पार्टी से मिसाल हैं कि इतने वर्षों से कांग्रेस की पार्टी सेवा की, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने मान सम्मान भी दिया और आपने भी कांग्रेस के लिए परिश्रम किया, तो वो आपको देखते हुए पार्टी में क्यों नहीं रहे, या क्यों एक जब मिसाल सामने है तो फिर क्यों जाना कहीं और? नहीं, मैं समझा नहीं। विचारधारा क्यों बदलनी पड़ती है जब आप जैसे नेता सामने खड़े हुए हैं जो सदियों से कांग्रेस, जो बरसों से कांग्रेस के साथ हैं? नहीं, मैं समझा नहीं। बरसों से कांग्रेस के साथ हैं, उनका युवा नेता बीजेपी में चले जाते हैं, सीधी बात सर, है ना? युवा जाते हैं? अभी सर जितने विधायक गए हमारे, तो वो एक आप ट्रेंड सेटर हैं उनके सामने, तो वो आपको फॉलो क्यों नहीं किया उन्होंने कि कमलनाथ जी भी तो हैं, एक से एक सीनियर लीडर हैं, वो नहीं छोड़ते, हम क्यों जाएं? मैंने कहा अगर सौदा हो रहा है और कमलनाथ सौदा नहीं करना चाहते, और आगे भी मैं नहीं करूंगा, ये भी मैं कह दूं, मैं ये सौदे की राजनीति में पड़ने वाला नहीं हूं। मैंने प्रयास किया था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, निवेश आए। निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, अट्रैक्ट करना पड़ता है। और जब प्रदेश की पहचान माफिया से होए, मिलावट से होए, भ्रष्टाचार से होए, क्या निवेश आएगा? और निवेश नहीं आएगा तो बेरोजगारी का क्या होगा? सबसे बड़ी चुनौती हमारी बेरोजगारी है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा? डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ता जब बैठते हैं हमारे साथ, तो वो कहते हैं कि जब प्रदेश कोरोना की तरफ जा रहा था और कोरोना में जूझ रहा था, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार आइफा करा रही थी, और आपसे बेहतर शख्स कोई नहीं है जिनसे मैं सीधा सवाल पूछ सकूं। ये कोविड की बात देखिए, मैंने ये शिवराज सिंह जी थे जिन्होंने सदन में कहा कि ये कोरोना नहीं, ये डरोना है, कमलनाथ का डरोना। उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही, और मैं तो अपनी छाती ठोक के कह सकता हूँ कि जो मैंने प्रबंध अपने क्षेत्र में किए, अपने क्षेत्र में, और अभी शिवराज सिंह जी आएंगे, एक प्रश्न उनसे पूछ लीजिएगा, बोलिएगा मैंने उनसे कहा था। छिंदवाड़ा में तो 1 मिनट ना तो वो इंजेक्शन, क्या था उसका नाम, क्या, रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर या 1 मिनट ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। मुझे शिवराज सिंह जी ने फ़ोन किया कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी से बात कर सकते हैं, पूछिएगा उनसे मैंने किससे बात करी, कैसे कैसे किया। तो जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनसे सवाल जरूर होगा। 2023 में सर अब की बार कितने पार? 2023 में अब की बार कितने पार? 150 पार, 200 पार? ये शिवराज सिंह जी को आप पूछेंगे, ये पूछ लीजिएगा। अगर आप पूछेंगे अगली बार कितने बार, वो कहेंगे 250 पार, कि 230 सीटें पर वो कहेंगे 250। ये सब चीज़ें मैं नहीं कहता, ये जनता कहेगी कितने पार। कमलनाथ की कहने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की आधी से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है सर। आरक्षण को लेके बड़ा अभी बीच में कोर्ट, फिर वो इधर, फिर वो ऐलान, फिर वो चुनाव लटकते चले गए। उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी ने जिम्मेदार ठहराया एक तनखा साहब को और एक कांग्रेस को, कि इनकी वजह से ओबीसी नहीं हुआ, वरना हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे। और ये मैं जानता हूं सर, आप कहेंगे कि 27% शुरुआत तो आप ही ने की थी। शुरुआत हमने एक बनाया नियम, ये कोर्ट में गए, हम तो कोर्ट में गए नहीं, और ये तो सदन में बहस हुई इसकी। मैंने कहा कि हम कोर्ट में गए, हम नहीं गए, जो कोर्ट में गए वो तो परिसमन के कारण गए, आरक्षण के कारण नहीं। ये हमें बात याद रखनी है, और हमने लागू किया। आज जो हमारा पिछड़ा वर्ग है ये इससे परिचित है, और सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सामाजिक न्याय हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, मेरी अपनी बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, इसलिए हमने 27% किया। एक व्यक्ति एक पद, ये इस पर बहुत बार बहस हुई है सर। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए, ये भी मांग उठी। और कमाल की बात ये है, ये तो और मज़ा तब आता था सर जब बीजेपी की तरफ से बयान आते थे। नरोत्तम मिश्रा जी कहते थे गोविंद सिंह जी को बना दीजिए, जब नेता प्रतिपक्ष का पद आपके पास था। तो गोविंद सिंह के लाहौर से आने और उनका नेता प्रतिपक्ष बनने से ग्वालियर चंबल में एक बार फिर से वो पकड़ मजबूत बनेगी, क्योंकि एक बड़ा नेता तो वहाँ से पहले ही जा चुके हैं बीजेपी में। तो वो एक अहम पद वहाँ के एक व्यक्ति को दे के वो संभाग सध जाएगा सर। मैं तो प्रतिपक्ष का नेता बाय डिफॉल्ट बना था,
क्योंकि मैं तो सदन का नेता था, जब हमारी सरकार नहीं रही मैं प्रतिपक्ष का नेता रहा, तो मैं कहता गया किसी और को बना दें। और मेरा फॉर्मूला सिंपल सीधा था कि जो सबसे वरिष्ठ है उसको बना दें, कहीं का भी होए कोई भी होए, और सबसे वरिष्ठ गोविंद सिंह जी थे, तो सबसे वरिष्ठ को बना दिया। कमलनाथ जी, आप केंद्र की राजनीति में फिर से जाना चाहेंगे या मध्य प्रदेश ज़्यादा प्यारा है? मैंने 2018 में तय किया था कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूँगा। मुझे बहुत दफ़े पिछले 1 साल में कहा गया आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, ये मैंने दिल्ली में कह दिया कि मैं दिल्ली कभी नहीं शिफ्ट होऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूँगा। तो ये दिल्ली वाले चाहते हैं आप दिल्ली आए? दिल्ली वाले चाहते हैं आप दिल्ली आए? अब उनके चाहने या ना चाहने की बात नहीं रही, अब तो मैं मध्य प्रदेश में ही रहूँगा। 18 के बाद 23, अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है सर, तो क्या अलग रणनीति इस बार, खास रणनीति, क्योंकि इन 18 और 23 के बीच बहुत से घटनाक्रम घट गए, कुछ लोग छट गए, कुछ बच गए, तो अब क्या रणनीति है सर 23 के लिए? हमें कोई रणनीति ऐसी नहीं बनानी कि मैं तो मानता हूँ कि हमारी इतनी भारी जीत होगी, कोई हमें रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। निगम से जब चुनाव हुए एक सवाल मुझे ज़रूर याद आया सर, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष, इसको लेकर इतना असमंजस अभी देखने को मिला कि प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएं कि अप्रत्यक्ष से कराएं, तो उसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? क्योंकि अगर पार्षद कम भी हैं और आपका अगर चेहरा अच्छा है तो फिर आप जीत भी सकते हैं, लेकिन इंदौर में आपने सर बहुत पहले ही इशारा दे दिया था, उसके बावजूद सर फिर नतीजा ऐसा क्यों रहा? अब सब जगह सब नगर निगम में अलग कारण थे। ये आप कहिए हमारा इंदौर में संगठन कमज़ोर था, हमारा रीवा में एक विधायक नहीं है, 8 सीटों में से एक नहीं है, और हमारा मेयर जीता। जबलपुर में आप देखिए कैसे जीते। और ये नहीं है कि मैंने ये चुने, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, जो रीवा से लड़ा चुनाव, जिसको टिकट दिया हमने, मैं उसे 5 मिनट के लिए एक दफ़ा मिला था कभी, और जिसको रतलाम से दिया मैं तो उसे मिला भी नहीं था। मैंने सबसे चर्चा करी, एक सर्वे करवाया और उस आधार पर दिया टिकट। एक आखिरी सवाल सर, कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं? देखिए, हम चाहते हैं सब जीतने वालों को मिले, और मैं मानता हूं आज के दिन, ये हमने कोई सर्वे नहीं कराया, बहुत सारे छपे हैं कि बहुत सर्वे हुए, ये हुआ, हमने कोई सर्वे नहीं कराया। जैसे ही चुनाव नीचे पास आता जाएगा, ये बात सामने उभर के आ जाती है कि कौन जीतने वाले हैं, कौन जीतने वाले नहीं हैं। और मैंने तो सब विधायकों को एक ही राय दी है, आप भोपाल के चक्कर मत काटिए, आप अपना क्षेत्र संभालिए। बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक। तो मैं मध्य प्रदेश में था और मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। सुदूर पश्चिम बंगाल से उद्योगपति के तौर पर आपने अपने यात्रा का प्रारंभ किया और जनजातीय बहुल क्षेत्र छिंदवाड़ा को अपने सेवा क्षेत्र के रूप में चुना। वाकई आपने जो एक लंबा सफर तय किया है वो आपकी प्रतिबद्धता के दम पर आपने तय किया है। इसी प्रतिबद्धता को और इसी लगन को हम सलाम करते हैं और मैं बुलाना चाहूंगा जी मीडिया के क्लस्टर 3 के चीफ बिजनेस ऑफिसर अभय ओझा जी को मंच पर। साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मैं निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन करें कमलनाथ जी का। आज कमलनाथ जी ने कई मसले उठाए, जो चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश सरकार के सामने, लेकिन सर हिम्मत है इंसान में तो क्या हो नहीं सकता, और ऐसा कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। मसले बहुत हैं तो हल भी हैं, समस्या है तो समाधान भी है।